इग्नू के स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम में मैं डॉक्टर हरिंदर कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे यह पूर्ण विश्वास है, आपसे आशा है कि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही होगी और चाहे कितनी ही दिक्कतें, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएं, आप अपनी पढ़ाई को निरंतर समय दे रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने जिस इकाई पर बातचीत करनी है, जिस कोर्स पर हमने बातचीत करनी है, उस कोर्स का नाम है MHD 04 और इकाई है 14, जिसमें हम नुक्कड़ नाटक औरत पर बातचीत करेंगे। नुक्कड़ नाटक औरत। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम इस नुक्कड़ नाटक की कथा वस्तु, इसका उद्देश्य, इसका प्रतिपाद्य और इसकी रंग प्रस्तुति के साथ साथ इसका जो भाषिक विवेचन है उस पर भी अध्ययन करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस नुक्कड़ नाटक औरत के बारे में पूरी तरह से समझा सकूं, बता सकूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर हिंदी के बीज पाठ्यक्रम 4 के अंतर्गत आप इकाई 14 में औरत नुक्कड़ नाटक का अध्ययन जो है वो करने जा रहे हैं। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बेटे, नुक्कड़ नाटक नाटकों की एक नई विधा है। नुक्कड़ नाटक क्या है? नाटकों की एक नई विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। नाटकों की रचना आमतौर पर कोई एक रचनाकार करता है, लेकिन नुक्कड़ नाटक न तो रंगमंच पर खेला जाता है और ना ही यह आवश्यक है, यह जरूरी है कि उसकी रचना जो है किसी एक लेखक द्वारा की गई हो। ठीक है। औरत नाटक एक सामाजिक नाटक है। सामाजिक नाटक का अर्थ क्या है कि यह समाज से जुड़ा हुआ है, जिससे समाज में औरत की दशा का चित्रण किया गया है। एक बच्ची, एक बेटी, पत्नी, माँ, शिक्षित स्त्री और श्रमिक स्त्री के रूप में उसे किस तरह की यातनाओं में से गुजरना पड़ता है, इस पक्ष पर बेटे इसकी कथा वस्तु में पूर्णतः विवेचन जो है वो किया गया है और हम इसकी चर्चा जो है वो करते चलेंगे। नुक्कड़ नाटक बेटे नाटक के क्षेत्र में एक नया प्रयोग है। क्या है? एक नया प्रयोग है, एक नया एक्सपेरिमेंट है। आरंभ में साहित्य और नाटकों के विद्वानों ने इसे नाट्य विधा ही माना और इसे उन्होंने नाट्य विधा मानने से इनकार भी कर दिया। लेकिन लगभग 2-2.5 दशकों में यह नाट्य रूप काफी लोकप्रिय हुआ और इससे क्या हुआ, कई प्रख्यात नाटककार और रंगकर्मी जुड़े हैं और इनसे रंगमंचीय नाटकों को प्रभावित किया है। नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में बेटे स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रीट प्ले। यह एक ऐसी नाट्य विधा है जिसे किसी सड़क पर, किसी गली में, किसी चौराहे पर या किसी फैक्ट्री के गेट पर खेला जा सकता है। मतलब इसके लिए आपको एक विशेष रंगमंच, एक विशेष स्टेज सजाने की जरूरत, स्टेज सजाने की आवश्यकता आपको नहीं है। आमतौर पर इसको उसी रूप में पेश किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना जो खेल दिखाते हैं ना, एक मजमा लगा लेते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और मदारी जो है वो तमाशा दिखाता है। तो ऐसे ही नुक्कड़ नाटक में जो भाग लेते हैं, नुक्कड़ नाटक की जो प्रस्तुति है वो ऐसे ही की जाती है। नुक्कड़ नाटक का जो यह रूप है, यह सीधे सीधे जनता से संवाद स्थापित करने में सहायता करता है, मदद करता है, क्योंकि इसके बीच में कोई और जो बिचौलिया जो है वो नहीं है। सीधे सीधे
लोगों के द्वारा ये नाटक देखा जा रहा है और जो नाटक में भाग लेने वाले प्रतियोगी हैं वो उनके द्वारा नाटक जो है वो खेला जा रहा है। इसके लिए कोई विशेष जो पात्रों की ड्रेस है उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई विशेष रंगमंच की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े ताने बाने को बुनने की ज़रूरत नहीं है ना। तो नुक्कड़ नाटक में तो ना तो अंक परिवर्तन है और ना ही दृश्य परिवर्तन होते हैं। कथानक में परिवर्तन को ऐसे रंग संकेतों के माध्यम से पेश किया जाता है जिसे दर्शक आसानी से ग्रहण कर सकें। वेशभूषा भी बार बार नहीं बदली जा सकती और ना ही नाटक को इतना लंबा किया जा सकता है कि सड़क पर खड़े और बैठे दर्शकों के लिए धैर्य रखना मुश्किल हो जाए। इसलिए नुक्कड़ नाटक जो होते हैं बेटे वो बहुत अधिक लंबे नहीं होते। नुक्कड़ नाटक की रचना में इस बात का केंद्रीय महत्व है। औरत के बारे में पढ़ते हुए जब आप पढ़ोगे या आपको मैं बताऊंगा तो आप यह महसूस करोगे कि यह हमारे मौजूदा जो हालात हैं उनसे उपजा नाटक है। हमारे देश में स्त्रियों की जो दीनहीन दशा है और इस दशा को बदलने का उनका जो संघर्ष है उसको नाटक की कथा वस्तु का हिस्सा बनाते हुए प्रस्तुत करना चुनौतीपूर्ण काम है। और आप इस नाटक को पढ़ते हुए स्वयं महसूस करेंगे कि कितने व्यापक फलक को कितने प्रभावशाली प्रतिनिधिक दृश्यों के द्वारा निर्मित किया गया है। अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने में नाट्य लेख उसकी प्रस्तुति और दोनों का हाथ है। जाहिर है कि दृश्य माध्यम के होने के कारण उसकी कामयाबी का आधार तो उसकी प्रस्तुति में ही निहित है। ठीक है, तो इस आधार पर इस नाटक में आलेख और प्रस्तुति दोनों पक्षों पर विचार जो है वो किया गया है। अब औरत जो नुक्कड़ नाटक है उसकी थोड़ी सी कथा वस्तु के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कथा वस्तु की मैं बात करूं बेटे तो यह लगभग आधे घंटे का नुक्कड़ नाटक है। आधे घंटे का 30 मिनट। इस नाटक की रंग प्रस्तुति की चर्चा तो बाद में होगी, पर पहले ये देखना चाहिए कि औरत का कथ्य क्या है। ये तो हमने जानना ही है ना। तो औरत को विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न रूपों में इस नाटक में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, घर की छोटी बच्ची और बेटी के रूप में अपने भाई की तुलना में वह भेदभाव झेलती है। पिता के रूढ़िवादी संस्कारों के अनुशासन में वह कैद है। पत्नी के रूप में पति का स्वामित्व उसकी स्वतंत्रता में बाधक है। गृहस्थी, बाल बच्चे, रसोई सबका बोझ ढोते ढोते वह अभिशप्त जिंदगी जी रही है। शहरी छात्रा और सुशिक्षित बेरोजगार जो युवती के रूप में वह एक और जहां शोहदों की छेड़छाड़ का उससे मुकाबला करना पड़ता है, वहीं घर के बुजुर्ग और बिरादरी के अंगूठे के नीचे उसे आज़ादी को भी मयस्सर नहीं है। बुढ़िया मजदूरनी के रूप में पूंजीपति के जुल्मो सितम और शोषण का सामना करने को वह विवश है। प्यारे विद्यार्थियों, इस नुक्कड़ नाटक में स्त्री समुदाय के बारे में पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज के दृष्टिकोण, वैचारिक संस्कार और दकियानुकुशी जो व्यवहार है उसकी पोल खोली गई है। उसका भांडाफोड़ करने के लिए आमतौर पर स्त्रियों के साथ जैसा सलूक होता है उसे घटना के रूप में नाटकीय ढंग से दोहराया गया है और हर पहलू की जो झलकियां हैं वह दिखा दी गई हैं। इसके साथ ही जो पूंजीवादी समाज है, पूंजीवादी समाज के उत्पीड़नमय संसार में मजदूरन स्त्री की दुर्दशा के आम रूप क्या हैं और विशिष्ट रूप क्या हैं, इसे भी दर्शाया गया है। स्त्री के साथ की जा रही गैर बराबरी
और उसे शारीरिक उपभोग की वस्तु समझने की जो पुरुषवादी भावना को सामने लाकर इस आख्यान में क्षोभ, क्रोध, करुणा, व्यंग और हास्य का सम्मिलित पुट नाटक को दिलचस्प और रोचक बनाने के साथ साथ विचारोत्तेजक भी बनाता है। अर्थात जो देखने वाला है वो सोचने के लिए विवश हो जाता है। वह अंदर से नाटक को देखकर, सुनकर इतना झकझोर जाता है कि वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है। औरत नामक नाटक में किसी स्त्री विशेष या व्यक्ति के जीवन की कथा कहना अभिप्रेत नहीं है, अपितु यह सभी औरतों के लिए, सभी स्त्रियों के लिए एक सामाजिक समस्या के रूप में है। क्या केवल कोई एक स्त्री है जिसके साथ दुर्व्यवहार है? तो क्या केवल कोई समाज में एक ही स्त्री है जिसको पुरुष की कामवृत्ति का शिकार होना पड़ा? नहीं। तो ऐसी हजारों औरतें जो कहीं ना कहीं मर्दों के उत्पीड़न का शिकार हैं, जो कहीं ना कहीं बराबरी का हिस्सा, बराबरी का दर्जा लेना तो चाहती हैं, लेकिन उनके इस जो अधिकार को बार बार पुरुष समाज द्वारा दबा दिया जाता है, उनकी उठती हुई आवाज को कुचल दिया जाता है। इस नाटक के माध्यम से यही हम कहना चाहते हैं। संपूर्ण स्त्री समाज की वास्तविक स्थिति को यहाँ दर्शाया गया है। औरत नुक्कड़ नाटक का कथ्य विचार के रूप में यह है कि औरत के बारे में हमारे समाज का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, उसे बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उसकी महत्ता को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस विचार को पाठक और दर्शक तक पहुंचाने के लिए पुरुष प्रधान समाज और परिवार के उत्पीड़न की सदियों से शिकार औरतों की व्यथा और कथा, अपमान, उपेक्षा, अन्याय, शोषण को घटना विशेष, परिस्थिति विशेष और प्रसंग विशेष के माध्यम से चित्रित किया गया है। इस पद्धति के माध्यम से नाटक ने दर्शकों के सामने यह प्रश्न रखा है कि क्या यह उचित हो रहा है? क्या औरतों के साथ जो हो रहा है वह उचित है? क्या यह होना चाहिए? क्या स्त्री के प्रति इस पारंपरिक रुख को बदलना चाहिए? इस नाटक में ऊपर विवेचित कथ्य में को अनेक स्तरों पर, अनेक आयामों के साथ जोड़ा गया है। पहले स्तर पर स्त्री के आम उत्पीड़न को एक ईरानी कविता के माध्यम से 7 अभिनेता और 1 अभिनेत्री क्रमवार ढंग से रखते हैं। दूसरे स्तर पर परिवार के लड़के लड़की के लिंगगत भेदभाव को वर्णित किया गया है। लड़के को अधिक लाड़ दुलार, पुत्र की इच्छा पूर्ण करना, उसे पढ़ाना इत्यादि, लेकिन लड़की को तिरस्कृत करना, उसे शिक्षा के लिए वंचित रखना, उसे शिक्षा के लिए रोकना, उसे खेलकूद से वंचित रखना, घर के कामकाज, डांट फटकार से उसका बचपन छीन लेना, ये सब बातें शामिल हैं। तीसरे स्तर पर युवावस्था में विवाहोपरांत पति की अधीनता में पत्नी यानी औरत की दुख भरी जो यंत्रणा है उसका चित्रण किया गया है। दिन रात घर गृहस्थी में पिसते हुए पति की डांट, मार और अपमान, फिर भी भूखे पेट रहकर भी सबकी सेवा करना। यही कथ्य चौथे स्तर पर एक भिन्न रूप में इस तरह आता है कि जब औरत अर्थात लड़की घर की 4 दीवारी से निकलकर यदि बाहर जाती है, चाहे वह शिक्षा के लिए ही क्यों ना जा रही हो, तो शोहदों और गुंडों का जो जुल्म एवं कॉलेजों के या जो दफ्तरों के निजी प्रबंधकों की मनमानी उन्हें झेलनी पड़ती है। और इस तरह जो बाहर की दुनिया है वह उनके लिए और अधिक असुरक्षित और डरावनी कर दी गई है। यदि नहीं
यदि किसी तरह वह पढ़ लिख भी ले और बेरोजगार या नौकरी में भेदभाव और यौन उत्पीड़न की स्थिति भी हो जाए, तब भी औरत क्या है कि हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर अपने अधिकारों के लिए लड़ती हुई दिखाई पड़ती है। 5वें स्तर पर मजदूर स्त्री के रूप में औरत के आर्थिक शोषण को उजागर किया गया है कि भरपूर और बराबर की मेहनत करते हुए भी स्त्री मजदूर जो है उसको पुरुष के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है और स्त्री होने के नाते, एक नारी होने के नाते उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। यहाँ इसी बिंदु पर नाटक में नारी के आम उत्पीड़न के प्रश्न को विशिष्ट रूप में जनवादी अधिकारों के आंदोलन के साथ जोड़ा गया है कि स्त्री नारी पराधीनता से मुक्ति का सवाल जनतांत्रिक अधिकारों के आंदोलन और विकास के साथ ही संभव होगा। शिक्षा का अधिकार और काम का अधिकार की आज़ादी के पथ को भी प्रशस्त करेगा। सिफारिश, कृपा और भीख मांगने की बजाय संघर्ष की चेतना और संघर्ष का आह्वान ही समानता और उन्नति का बंद द्वार खोल सकेगा। इसीलिए नाटक के अंत तक आते आते 3 अभिनेता दर्शकों से मुखातिब होते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? भेड़ियों से रहम की उम्मीद छोड़ दो, भेड़ियों से रहम की उम्मीद छोड़ दो, अपनी इन सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दो। भेड़ियों से रहम की उम्मीद छोड़ दो, अपनी इन सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दो। आ चुका है वक्त, आ चुका है वक्त, अब इस पार या उस पार का राज जाहिर हो चुका है असली जिम्मेदार का। आ चुका है वक्त, अब इस पार या उस पार का राज जाहिर हो चुका है असली जिम्मेदार का। तो इस नुक्कड़ नाटक के दर्शकों के बीच जन नाट्य मंच की नाट्य मंडली किस विचार या दृष्टिकोण का प्रतिपादन करना चाहती है? जो लोग बेटे इस नाटक को देखते हैं वही लोग बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं, वही लोग औरत और मर्द को बराबर नहीं मानते और गैर बराबरी को वाजिब मानते हैं, रोज के जीवन व्यवहार में गैर बराबरी बरत रहे होते हैं। दर्शक समुदाय में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बीवी को बच्चे जनने वाली मशीन और रसोई के कामकाज संभालने वाली नौकरानी समझते हैं। दर्शक समुदाय में ही ऐसे भी लोग होते हैं जो रात के अंधेरे में या घर की चारदीवारी के अंदर अपनी पत्नी को नोचते और खसोटते हैं, लात जूते बरसाते और उसे हरामजादी, सुअर, कुतिया और ना जाने क्या क्या कहते हैं। दर्शक समुदाय में ही शहर, कस्बे और गांव के शोहदे छोकरे भी होते हैं जो सामने से गुजरती लड़कियों पर फप्तियां कसने और छेड़छाड़ से बाज नहीं आते। इसी दर्शक समुदाय में तथाकथित बिरादरी के लोग और बड़े बड़े बुजुर्ग भी होते हैं जो नौकरी पर जाने वाली, जन संघर्षों में हिस्सा लेने वाली और जन आंदोलन में शरीक होने वाली औरतों को बदचलन समझकर उसे घर की काल कोठरी में बंद रखना चाहते हैं। दर्शक समुदाय में ही ऐसे भी लोग हैं जो मर्द की तुलना में औरत की कम तनख्वाह और कम मजदूरी को उचित ठहराते हैं। दर्शक के रूप में सामने बैठे लोगों में ऐसी औरतें भी होती हैं जो खामोश होकर हर अन्याय को बर्दाश्त करना अपनी नियति मान बैठे हैं। दर्शक समुदाय में ऐसे लोग भी होते हैं जो अन्याय के प्रतिकार के लिए और समानता के अधिकार के लिए संघर्ष से भागते हैं और गुपचुप तरीके से मालिकों की जी हजूरी करते हैं।
अपने सामूहिक संगठन के विरुद्ध मालिकों की साजिश में शामिल हो जाते हैं और संगठित संघर्ष को बाधित करते हैं। औरत या किसी के साथ भी हो रहे अन्याय के प्रति खामोश रहना, अन्याय को उचित ठहराना अथवा संगठित जन एकता से भागना, ये कुछ ऐसे दृष्टिकोण या संस्कार हैं जिन्हें तोड़े बिना सामाजिक प्रगति नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो नाटक में अभिनेत्री है वह कहती है, मैं एक आज़ाद औरत हूँ। नुक्कड़ नाटक की रंग प्रस्तुति की कला ही ऐसी है जो रंगकर्मियों को कलाकृति और दर्शक समुदाय के भाव, विचार और संस्कार को परस्पर टकरा देती है। दोनों के बीच सहसा ही मुठभेड़ जो है वो शुरू हो जाती है। दर्शक के मन में एक प्रश्न चिन्ह लगाती है, पुनर्विचार का आधार प्रस्तुत करती है। कहना न चाहिए कि दर्शक तटस्थ होकर आत्मसंघर्ष के बीच से गुजरता है और अपने ही संस्कार तथा दृष्टिकोण पर प्रश्न करने और पुनर्विचार करने के लिए सहसा बाध्य हो जाता है। भाव, विचार, दृष्टिकोण आदि को लेकर जो आत्म मंथन होता है वह दर्शक की आत्मा में परिवर्तन के बीज बो देता है ना। तो औरत की एक ऐसी नाट्य कृति है जो स्त्री को अनेक धरातलों पर, अनेक संदर्भों में उसकी संघर्ष गाथा और पीड़ा के सामने लाकर एक सामान्य बोध यह देती है कि औरत के साथ सचमुच ही अन्याय होता आया है और अब भी हो रहा है। अतः पुनर्विचार करने की जरूरत है। औरतों के बारे में, नारी के बारे में हमें नए सिरे से सोचना चाहिए और उसके साथ अपना व्यवहार जो है वह बदलना चाहिए। अपने आसपास घटित हो रही वास्तविकता के प्रति एक आलोचनात्मक रुख पैदा करने में दर्शकों को यह नाट्यकृति जो है वो अत्यधिक सहायता करती है। जिस यथार्थ की, जिस सच्चाई की मार से हर कोई पीड़ित है, उसे बदलने के लिए सामूहिक एकता संगठित रूप में विकसित होना चाहिए। यह एक आइडिया, एक विचार दर्शक की चेतना में एक चिंगारी की तरह जो है वो उद्भासित होता है। कुछ लोग बेटे यह भी समझते हैं कि यह नुक्कड़ नाटक स्त्री समुदाय की निरपेक्ष मुक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, अतः यह स्त्रीवादी है या फेमिनिस्ट रचना है। पर अगर आप इस नाटक के घटना संयोजनों के सभी मोड़ों और पहलुओं पर ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि पुरुष वर्चस्व और पितृसत्तात्मक संगठन के पुरुषवादी सामंती मूल्यों को निस्संदिग्ध रूप से चुनौती दी गई है। पर स्त्री की मुक्ति के प्रश्न को आम किसानों, मजदूरों और बेरोजगारों के प्रश्नों के साथ जोड़कर एक व्यापक संदर्भ भी दे दिया गया है। संपूर्ण समाज के अपेक्षित, दलित, वंचित और शोषित तबकों के साथ स्त्रियों का आम तौर पर होने वाला शोषण और स्त्री के रूप में विशेष तरह से हो रहे उसके सामाजिक उत्पीड़न के प्रश्नों को एक ही सूत्र में पिरोने के प्रयत्न के कारण औरत नाटक मात्र नारीवादी नाट्य रचना का रूप नहीं ले पाया है। कुलीन घरानों की कथाओं पर आधारित फिल्मों तथा साहित्यिक कृतियों के प्रभाव से तथा स्वर्ण हिंदू समाज के सामंती संस्कारों के कारण स्त्री समाज के बारे में एक अवधारणा यह रही है कि स्त्री कोमलांगी, तंत्री, फैशनेबल घर की देवी, अप्रितम आकर्षण वाली, सलज्ज। मानव सभ्यता के प्रतीक प्रारंभिक काल से लेकर आज की तथाकथित विकसित समाज की व्यवस्था तक के विभिन्न चरणों में स्त्री जीवन के यथार्थ को
गतिशील रूप में यह नाटक प्रस्तुत करता है और प्रतिपादित करता है। मानवीय सभ्यता की इतिहास यात्रा के विराट फलक पर स्त्री की जो श्रम गाथा के अनगिनत रूप पेश करने के कारण ही रति को भी लज्जित करने वाली कामिनी अथवा 5 सितारा संस्कृति के उत्तेजनापूर्ण भोग विलास उकसाने वाली मूर्ति के रूप में उसकी छवि जो है वह खंडित हो जाती है और रंगस्थल पर 7 पात्रों के बीच अनेक भूमिकाओं में अपने को प्रस्तुत कर रही स्त्री सबके 1980 के ज़माने में एक और यदि जननाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे थे तो नुक्कड़ नाटकों को राष्ट्रीय स्तर पर जनसाधारण के बीच व्यापक स्वीकृति और ख्याति मिल रही थी। दूसरी ओर स्थापित और परंपरावादी रंगकर्मियों, नाट्य समीक्षकों और अभिजात कला मंडलियों में नुक्कड़ नाटक को रंगकर्म मानने से इनकार करने वालों की भी भरमार थी। नाट्य लेखन और रंगकर्म से जुड़े अनेक लोग इसे राजनीतिक नारेबाजी, स्टंट, फूहड़ भद्दा आदि ना जाने क्या क्या कहकर इसका विरोध करते थे। लंबे संघर्ष के बाद अब लोग उस नाट्य कला की एक विद्या और गंभीर रंगकर्म मानने के लिए विवश हुए हैं। तो बेटे, सभी नुक्कड़ नाट्य मंडलियों को सफदर तथा अन्य जनवादी कलाकारों ने यह शिक्षा दी कि सार्वजनिक पार्क, बाजार, बस स्टॉप, गली मोहल्ले और औद्योगिक इलाके ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें रंगशाला में आसानी से बदला जा सकता है। शहरों और कस्बों से आने वाले दर्शकों के बीच खेले जाने वाले नुक्कड़ नाटकों की रंग प्रस्तुति, तकनीक तथा शिल्प की दृष्टि से देहाती अंचलों से आने वाले दर्शकों के बीच खेले जा रहे नुक्कड़ नाटकों से थोड़ी भिन्न हो सकती है। उत्तर गाथा पत्रिका के जनवरी-मार्च 1983 के अंक में मुकुल ने जनता का नाटक शीर्षक एक लंबा लेख लिखा था, जिसमें नुक्कड़ नाटक को चौराहा नाटक की संज्ञा प्रदान करते हुए कहा था, चौराहा नाटक लोक कला की मिश्रित शैली के रूप में विकसित हुआ, जिसमें लोक शैली के तत्व विद्यमान हैं और आधुनिक नाटकों का पुट है। विषय, कथन या कहानी के अंतर के कारण एक नुक्कड़ नाटक की रंग प्रस्तुतियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं और हो सकती हैं। औरत की रंग प्रस्तुति की तकनीक सीधी और सरल है। चारों तरफ दर्शक समुदाय और बीच में गोलाकार अभिनय स्थल, जिसमें 7 अभिनेता एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे वृत्ताकार घूमते हुए एक छोर से प्रवेश करते हैं और उनके बीच अभिनेत्री खड़ी दिखाई पड़ती है। संपूर्ण नाटक 7 अभिनेता, एक अभिनेत्री और बीच बीच में कथा को मोड़ देने वाले सूत्रधार के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रेगिस्तान, पहाड़, बंजर, खेत खलिहान, कारखाने, स्कूल कॉलेज और मजदूर आंदोलन सभी स्थितियों में नारी की स्थिति के प्रमुख पहलुओं की झांकियां संवाद और घटना के माध्यम से पेश की जाती हैं। बीच बीच में काव्य पाठ और गीत गायन की शैलियों का आश्रय लिया जाता है, खास तौर पर सूत्रधार के वक्तव्य के रूप में, ताकि आवश्यक दृश्य परिवर्तन और घटनाओं को मोड़ देने में सहायता मिल सके। इस नाटक में वेशभूषा परिवर्तन, साज सज्जा, सेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत बड़े ताम झाम की इसके लिए जरूरत नहीं है। पात्रों के लिए अधिक गोचर, व्यंजक और प्रभावपूर्ण बनने के लिए कुछ जो सांकेतिक वस्तुओं का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब ये सांकेतिक वस्तुएं कैसी हो सकती हैं? जैसे पुलिस के लिए डंडा और टोपी, मिल मालिक के लिए गोल टोपी, पंडित के लिए
रामनामी चादर और औरत के लिए एक रंगीन दुपट्टा। अभिनेता या अभिनेत्री की भंगिमाएं जो हैं अंग संचालन और शारीरिक गतियों के माध्यम से एक ही अभिनेत्री अनेक रूपों में स्त्री के विभिन्न चरित्रों को प्रत्यक्ष करा देती है। इसी तरह एक अभिनेता भिन्न भिन्न स्थिति में भिन्न भिन्न चरित्रों को प्रस्तुत कर देता है। संवाद जो होते हैं इसके वह बहुत अधिक लंबे नहीं होते। संवाद छोटे छोटे होते हैं और सबसे बड़ी विशेष बात क्या है कि वो स्थिति के अनुसार होते हैं। चरित्रों के मुख्य लक्षणों को साक्षात प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। आम जनता की जो मुहावरेदारी भाषा है या जैसे हम साधारण भाषा कहें, ऐसी भाषा का उसमें प्रयोग होता है। यह कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं होता या कोई बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े संवाद नहीं होते या बार बार जो अंक की प्रस्तुति करना या दृश्य बदलना, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। विचार और दर्शन की उहापोह नहीं है। सिर्फ एक स्थिति के यथार्थ को उभारने वाले, अंतर विरोधों को उद्घाटित कर चुभती भाषा में लिखे गए ये संवाद जो हैं वो दर्शक के कौतूहल, मनोरंजन, तर्क वितर्क की उत्सुकता आदि को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं। बेटे, नुक्कड़ नाटक सड़कों और चौराहों पर खेले जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और इसके लिए जो संवादों की भाषा, बोलचाल की भाषा तो होगी ही, साथ ही वह आम आदमी को, आम नागरिक को, आम जनता को, जनसाधारण को आसानी से समझ आने वाली है। क्यों? क्योंकि नुक्कड़ नाटक में अभिनय को संपुष्ट करने के लिए रंगमंचीय साज सज्जा, प्रकाश व्यवस्था और कुछ हद तक पार्श्व संगीत का सहारा नहीं होता। इसलिए नाटकीय प्रभाव का दामोदर जो है वो संवादों पर होता है। और इस दृष्टि से भी औरत की भाषिक विशेषताओं पर हम इसको भाषिक विशेषताओं के आधार पर एक सफल नाटक बोल सकते हैं। नुक्कड़ नाट्य की एक नई विधा है जो रंगमंच पर आधारित नहीं, अपितु जिसे कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी स्थिति में खेला जा सकता है। लगभग आधे घंटे में खेला जा सकता है। और आधे घंटे में खेले जा सकने वाला यह नाटक औरत जीवन की विडंबनाओं को अत्यंत मार्मिक रूप में व्यक्त करता है। औरत में स्त्री के कई रूपों, बेटी, माँ, पत्नी, श्रमिक, स्त्री, छात्रा आदि की कथा कही गई है। इनके माध्यम से उनके जीवन का यथार्थवादी चित्रण तो किया ही गया है, साथ ही एक वर्गीय पुरुष प्रधान समाज में उन्हें कितने रूपों में भेदभाव और उत्पीड़न सहना पड़ता है, इसकी अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, औरत नाट्य का उद्देश्य समाज के उन तबकों को नारी की वास्तविक दशा से परिचित कराना है जिनके परिवारों में उन्हें यह सब कुछ भोगना पड़ता है। नाटक उन्हें इसके प्रति जागरूक ही नहीं बनाता, यह भी बताता है कि औरतों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। और इसके लिए जो बरसों से चले आ रहे संघर्ष और बरसों तक चलने वाले संघर्ष का भी नाटक में हमें प्रमाण मिलता है। तो ये थी बेटे हमारी आज की वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसका आधार था MHD 04 की इकाई 14 नुक्कड़ नाटक औरत। चलिए अगली इकाई के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, आभार, धन्यवाद।